स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि अब हर एक बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स ने आपके लिए बेहतर मतलब कहा जाए तो एक योजना बनाया है, जिसमें आपको पूर्ण रूप से पूरा क्लास 10 का और 12th का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप सीबीएसई का कर रहे हो, बिहार बोर्ड से कर रहे हो, या फिर किसी अन्य राज्य के बोर्ड से कर रहे हो, ओपन बोर्ड से कर रहे हो, यह प्लेटफॉर्म सभी बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हर रोज़ आपके सिलेबस अकॉर्डिंग लेक्चर दिया जाता है, और उसके बाद आपको तुरंत लेक्चर ख़त्म होने के साथ ही आपको नोट्स मिल जाता है। तो अब प्लीज़ आप सब टेंशन मत लीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर है या फिर कोचिंग क्लास नहीं जा पा रहे हैं। कुछ भी, आपको आराम से घर बैठकर डेली यहाँ पे क्लासेस करना है और नोट्स आपको मिल रहा है, उसका रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे थे बच्चे, तो आपको पता होगा कि हम लोग इंडो चाइना अर्थात हिंद चीन में राष्ट्रवाद का हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, इसका हम लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है बच्चे, तो हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, जो बच्चे अगर देख लिए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपका यह वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर ज़रूर देख लीजिए, तब आपको समझ में आने वाला है। या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां भी देख सकते हैं। हाँ, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उन सभी बच्चों तक पहुँचाइए जिनको बोर्ड एग्ज़ाम टफ लगता है, जो बोर्ड एग्ज़ाम से डरते हैं, उन सभी बच्चों तक पहुँचाइए कि यहाँ पे बेहतर शब्दों में, एक आसान शब्दों में आपको क्लास 12th हो या फिर 10th हो, सब पढ़ाया जाता है, नोट्स मिलता है। तो उन सभी बच्चों तक पहुँचाइए जो बोर्ड एग्ज़ाम से डरते हैं या फिर कोचिंग क्लासेस जा नहीं पा रहे हैं, कहीं गांव में हैं, कहीं हैं। आराम से उनको बस क्या करना है, कहीं भी बैठ जाना है शांति से और क्लास करना है। ठीक है, तो आप लोग सभी बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए, आपका दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो बच्चे, हम लोग इसका 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, हम बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बात करते हैं आगे। तो हम लोग कल का क्लास जो अंत किए थे वो कहाँ किए थे बच्चे, कोई बता सकते हैं? हम लोग जो कल का क्लास ओवर किए थे वो कहाँ किए थे, कोई बताइए कोई, कहाँ किए थे? हम बताते हैं। देखिए, हम लोग कल जो पढ़ रहे थे, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बच्चे कि हिंद चीन क्या है, हिंद चीन का भौगोलिक स्थिति क्या है, ये सब चीज़ पढ़े थे। वहाँ पे फ्रांसीसियों का कैसे प्रभाव पड़ा, ये बात हम लोग किए थे। हिंद चीन की जनता पर किस प्रकार से वहाँ पे प्रभाव पड़ रहा था, यह हम लोग बात किए थे। 2 नेता वहाँ पे आए थे, उनका हम लोग बात किए थे। फिर उनके बाद हिंद चीन में जो हो ची मिन महान नेता थे, उनका हम लोग बात किए थे। गृह युद्ध क्या है, इस पर हम लोग बात किए थे। फ्रांसीसी महासंघ योजना क्या था, और इस संघ का योजना का जो मांग था, फ्रांसीसियों द्वारा जो घोषणा किया गया था, यह क्या था, इस पर हम लोग बात किए थे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे अगर बात करें बच्चे, तो इसी के साथ आगे है हमारा हनोई समझौता। अब ये हनोई समझौता क्या है सर, आपका ये प्रश्न होगा। तो देखिए, हम लोग कल क्लास में बात किए थे बच्चे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो क्या हो गया था, बहुत सारे ऐसे देश थे जिनका जो देश पे प्रभुत्व था वो क्या हुआ था, वो हाथ से उनका निकल गया था, मतलब उनसे छूट गया था, उस पर कहीं किसी और का अधिकार हो गया था। तो वैसे सभी राष्ट्र जो जीते हुए राष्ट्र थे, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, या फिर कोई भी हो गया, तो वो सब अपना राष्ट्र वापस फिर से क्या करते थे, जो भी उनका क्षेत्र था उसे फिर से पाना चाहते थे। इसी पाने की चाहत से फ्रांस ने क्या किया, तो एक घोषणा पत्र निकाला। ठीक है, इस घोषणा में वियतनाम को कहा गया था कि वियतनाम क्या होगा, तो फ्रांस
के विशाल साम्राज्य का एक यूनियन होगा, ठीक है। हिंद, चीन तथा फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वामित्व अंग होगा। ये सभी हम लोग कल के लेक्चर में अच्छे से समझे हैं। इसी घोषणा के पश्चात एक समझौता होता है जिसे हनोई समझौता कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ, जो घोषणा पत्र हुआ, उसे हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। हनोई समझौता पढ़ते हैं हम लोग। तो हनोई समझौता, सेगोन पर अधिकार प्राप्त करने के बाद फ्रांस वियतनाम में गणराज्य को समाप्त कर हिंद चीन में अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास करने लगा, ठीक है। अभी हम आपको बताएं ना कि जो क्षेत्र उसके हाथ से निकल गया था उसको फिर से पाने के लिए क्या कर रहा है बच्चे, तो वहाँ वियतनाम के लोगों को फिर से लुभाने का प्रयास कर रहा है, अपने शब्दों में कहा जाए तो, ठीक है। 16 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस ने वियतनाम के साथ एक समझौता किया जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आप देखिए यहाँ पे हनोई समझौता कब हुआ था बच्चे, तो देखिए 16 मार्च 1946 को। कोई दिक्कत? डेट याद रखिएगा, हम हिस्ट्री में आपको हमेशा बोलते हैं डेट, समय, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं भी आपको याद आएगा एग्जाम में तो आप लिख दीजिएगा अगर याद रहेगा तो। इस समझौते के अनुसार क्या हुआ था, तो इस समझौते के अनुसार फ्रांस और वियतनाम में क्या हुआ था, तो गणराज्य को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे फ्रांस के द्वारा क्या किया गया था, तो फ्रांस के द्वारा वियतनाम को एक गणराज्य और स्वतंत्र राज्य माना गया। जैसे कि पहले तो क्या था, तो पहले तो वहाँ पे अपना अधिकार जमाता था ना फ्रांस, लेकिन अब सोचा बेचारे कि हाथ से निकलने से अच्छा है कि कुछ देर कर पहले क्या किया, उसमें एंट्री ले लें, पहले उसमें घुस जाए। यह उसका फ्रांस का उद्देश्य था। फ्रांस और वियतनाम में मतभेद का कारण अगर हम लोग बात करें तो वो चलिए देखते हैं। फ्रांस की न्यायपूर्ण नीति और ठहवादिता के कारण हनोई समझौता देर तक कायम नहीं रह सकी। हम क्या बोले आपको कि फ्रांस जो शुरू में यह हनोई समझौता किया, जो घोषणा पत्र निकाला, वो क्यों निकाला? क्योंकि हम फिर से जो मेरा जो क्षेत्र जो है हाथ से निकल गया है उसको हम फिर से पा लें। अब पा लेने के बाद फिर से तो जिसका जो लक्षण रहेगा वो अपना लक्षण तो दिखाएगा ही ना। तो फिर से वियतनाम पर पा लिया अधिकार, उसके बाद फिर से फ्रांस क्या करने लगा बच्चे, तो फिर से अपना प्रभुत्व जमाने लगा। यही जमाने के पश्चात क्या हुआ, तो हम हनोई समझौता जो था यह टिक नहीं पाया, इसका उल्लंघन होने लगा। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त किया जाए। जो संघ बनाया था ना, संघ, अभी हम बताए ना कि फ्रांस क्या है, तो फ्रांस, वियतनाम एक और संघ रहेगा। अभी हम पिछले स्लाइड में आपको बताएं, तो फ्रांस चाहता था कि इस संघ का जो अध्यक्ष होगा वह क्या होगा, तो वह मेरे द्वारा होगा, मतलब फ्रांसीसी होंगे, तथा इसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर हो। और वियतनाम नेता की मांग थी कि संघ से सभी राज्य स्वतंत्र हो। वियतनाम के नेता कौन थे बच्चे, जरा बताइएगा कमेंट में, हम आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं। फ्रांसीसी और वियतमी के बीच निर्णायक लड़ाई हुई, 7 मई 1954 को हुई। इस फ्रांसीसी सेना ने जनरल कमांडर हेनरी नावेर ने 1553 ईस्वी में ऐलान किया कि उनकी सेना जल्द ही विजय पा लेगी। किसने ऐलान किया बच्चे, तो जनरल कमांडर हेनरी नावेर ने, याद रखिएगा ये सब नाम। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे है वियतमिन। ये क्या था वियतमिन, तो एक संगठन था, हम सब कुछ बता दिए आपको पिछले लेक्चर में। किसका संगठन था, तो हो ची मिन का। वियतमिन की टुकड़ी का नेतृत्व जनरल वो निंग नंगान ने किया था। क्यों, कौन कर रहे थे बच्चे, तो वो निगेन नेग्याप ने किया था, ठीक है। थोड़ा सा नाम टफ है, हम कल के लेक्चर में भी आपको बताएंगे। थोड़ा सा चाइनीज लोग टाइप का थे, वियतनाम चाइना का संस्कृति की ओर था, इसलिए नाम भी थोड़ा टफ है। दिए बिगेन फू के युद्ध ने जनरल हेनरी नावेर बुरी तरह से पराजित हुए। देखिए अब पिछले स्लाइड में हम क्या बताएं, जनरल हेनरी नावेर जो था वो, उसको यह विश्वास था कि क्या हो जाएगा, हम विजय पा लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या रहा है ना, हम जल्द ही विजय पा लेंगे, लेकिन क्या हुआ, वह विजय नहीं पाया, वह हार गया।
अगर आगे हम लोग बात करें तो आगे होता है एक जेनेवा समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जेनेवा समझौता। ठीक है, चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं, जेनेवा समझौता है क्या। तो जब देखिए कि जब पहले इसका पृष्ठभूमि थोड़ा सा समझाते हैं। तो क्या हुआ था बच्चे, जब यह युद्ध हो रहा था तो क्या हुआ था, अमेरिका जो कि अब तक क्या था, फ्रांस का समर्थक था, उसने क्या किया, तो हिंद चीन में हस्तक्षेप करने का अपना योजना बनाया। अमेरिका जो कि किसी का भी नहीं है, यह अमेरिका यह हस्तक्षेप करने लगा। पहले यह हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, ठीक है, और उसने क्या किया, तो साम्यवादियों के विरोध में अपनी घोषणा कर दी। रूस एक पक्ष पहले में समर्थक रखता था, अतः लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध फिर से हो जाएगा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो इस समय फिर से लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध का संभावना हो सकता है। मतलब वियतनाम के नाम पर सब एक देश इस पे क्या कर रहे थे, अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे, अपने आप को इस युद्ध में इन्वॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसी परिस्थिति में क्या होता है, तो 1954 ईस्वी में क्या हुआ बच्चे, तो एक जेनेवा समझौता होता है। ठीक है, जेनेवा में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता होने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसे जेनेवा समझौता कहते हैं। अब ये जेनेवा समझौता हम लोग समझते हैं। जब फ्रांस और वियतनाम दोनों के बीच जब युद्ध प्रारंभ हो गया, थोड़ा समस्या होने लगा, तो इसमें एंट्री कौन ले लिया, अमेरिका ले लिया। हम आपको बता दिए अमेरिका को एंट्री लेने के बाद फिर क्या हुआ, तो यह बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा झगड़ा बढ़ने लगा, ज़्यादा लड़ाई बढ़ने लगा, तृतीय विश्व युद्ध के जैसा माहौल बनने लगा। तो फिर यहाँ पे एक समझौता किया जाता है, एक संधि किया जाता है। वह संधि क्या था, तो फ्रांस की पराजय के बाद अमेरिका, जो अब तक क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस का समर्थक था। अभी हम आपको बताएं ना कि अभी तक किसका समर्थक था, फ्रांस का था। मई 1954 ईस्वी में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा कहा गया, जेनेवा समझौता कहा गया। अभी हम आपको बता रही हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद अगर बात किया जाए तो 1954 ईस्वी के जेनेवा समझौता के द्वारा इंडो चीन के लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिया गया। देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। जो वियतनाम था, तो वियतनाम पूरा सेम था, ठीक है ना, इसका विभाजन अब कर दिया जाएगा। ठीक है, समझिएगा, अभी सब कुछ हम आपको समझाएंगे। क्या कह रहा है कि 1954 के जेनेवा समझौता द्वारा इंडो चीन के लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए। 2 राज्यों को स्वतंत्र कर दिया गया तथा दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र तथा संसदीय व्यवस्था लागू हो गई। कौन कौन से राज्य में बच्चे, तो लाओस और कंबोडिया, ये 2 राज्य में स्वतंत्र संसदीय व्यवस्था लागू कर दी गई, राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र तथा संसदीय व्यवस्था लागू कर दी गई तथा जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। अभी हम आपको बताएं ना कि जो वियतनाम पहले एक था, अब इस समझौते के बाद क्या हो गया, इसका विभाजन कर दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, अगर आप लोग बुक में पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे मेरा नोट्स में आपको एग्ज़ाम के पर्पस से कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जो नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चे, लेकिन मेरा नोट्स में थोड़ा सा समझना होगा, ऐसा मत देखिए। नोट्स होता है क्या है, नोट्स होता है कि नोट्स का जैसा ही होना चाहिए। अब पूरा बुक का सारा चीज़ अगर उठा लिया जाए तो फिर वो नोट्स नहीं होगा, वो निचोड़ नहीं होगा। फिर मतलब क्या हुआ कि हम अपना नोट्स क्यों बनाए हैं, फिर तो हम आपको बुक से पढ़ा रहे थे। एक बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत कुछ आप इसमें नहीं बताए हैं। तो बच्चे हम जो भी बता रहे हैं आप मेरा नोट्स लेकर एक बार मिला लीजिए। अगर ज़्यादा कम रहेगा तब फिर बोलिएगा। हम 100% दावा करते हैं सभी बच्चों को कि मेरे नोट्स से बाहर नहीं आएगा। ये 1 साल का मेरा काम नहीं, कई साल हम इससे देख चुके हैं। तो मेरा नोट्स से बाहर नहीं आता है, ये हम 100% कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम से आप तैयारी कर रहे हो। इम्पोर्टेंट यह नहीं है कि क्या हम पढ़ा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्या ये बाहर से है या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो इस पर आप कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आता तो हम पे उंगली उठा देते हैं, ये आदत होता है। तो ऐसा मत सोचिएगा, आप कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिए। हमारा नोट्स आप लीजिए, बुक से मिलाइए।
अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी टॉपिक छूटता है फिर हमको बोलिए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो जब वियतनाम को दो भागों में विभाजित कर दिया गया तो पहला है उत्तरी वियतनाम, दूसरा है दक्षिणी वियतनाम। देखिए मैप, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, यह विभाजन कर दिया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम दो अलग अलग देश बन गए। अब पहले एक ही थे, अब दो देश बन गए, ठीक है बच्चे। अब होगा जो यह गृह युद्ध होगा, ठीक है। गृह युद्ध का मतलब आप लोग समझते हैं? कोई बच्चे समझते हैं गृह युद्ध का मतलब? देखिए गृह युद्ध का मतलब होता है बच्चे कि गृह के अंदर ही युद्ध हो जाता, गृह घर के अंदर ही झगड़ा हो जाता है, उसे गृह युद्ध कहते हैं। जैसे वियतनाम को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। अब इस भाग में ही क्या हुआ, किसी कारणवश दो गुट में क्या हो गया, दो विचारधारा में मेल नहीं खाने के कारण से क्या हो गया, इसी में युद्ध की संभावना होने लगी अपने ही देश में, अपने ही राज्य में। तो ऐसे शब्द में हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। कोई समस्या? गृह मतलब सिंपल है, गृह युद्ध, घर में युद्ध करना, गृह युद्ध, ठीक है। चलिए, हिंद चीन में फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के पतन के बाद नवंबर 1953 को कंबोडिया ने अपने को पूर्ण स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। कब कर दिया बच्चे? तो नवंबर 1953 में क्या हो गया था, तो फ्रांसीसी साम्राज्य से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया स्वतंत्र हो गया और अपने आप को राजतंत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। जिसकी पुष्टि कब मिलती है, तो 1954 ईस्वी के जेनेवा समझौता हुई। 1953 ईस्वी से 70 ईस्वी तक यह राजकुमार नरोत्तम सिंहानू का शासन था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कंबोडिया में शासन किसका था, तो 1953 से 70 के बीच किसका था शासन, तो राजकुमार नरोत्तम सिंहानू, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो 1954 से ही नरोत्तम सिंहानू कंबोडिया में गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति पर कायम करते थे, ठीक है। तटस्थता और गुट निरपेक्षता की नीति पर, ठीक है। अमेरिका थाईलैंड को उसका कर कंबोडिया को करता था, ठीक है। सिंघनूका ने 1963 में अमेरिका से किसी प्रकार की मदद लेने से मना कर दिया। देखिए अब क्या होगा यहाँ पे अब होगा क्या, अमेरिका और थाईलैंड जो था, अमेरिका थाईलैंड को उसका कर कंबोडिया क्या करता था, तो कंबोडिया, यहाँ पे कोई शब्द मिस हो रहा है, कंबोडिया मतलब एक प्रकार से करता था कुछ, ठीक है। सिंहानुक ने 1963 ईस्वी में अमेरिका से किसी प्रकार की मदद लेने से मना कर दिया गया तथा यह बात अमेरिका को अपमानजनक लगी। देखिए हम बोले ना, अमेरिका किसी का नहीं है, ठीक है। उसका विरोध अगर आप थोड़ा सा भी कर दें तो जो बोल रहा है कि हम आपका भाई हैं, वो भाई नहीं, वो किसी का नहीं, वो बस स्वार्थी है। याद रखिएगा, अमेरिका किसी का नहीं होता है, पहले भी और आज भी, ठीक है। ये बात सुनकर अमेरिका को अपमानजनक लगा और वह बदला लेने के लिए कार्रवाई करने लगा, ठीक है। चलिए अब कंबोडिया में अमेरिका का हस्तक्षेप अब होगा चालू। चलिए, जब कंबोडिया में अमेरिका का हस्तक्षेप होता है तो छापामार युद्ध, वगवारी और निःशर्त हत्याओं का क्या होता है, दौर कंबोडिया में शुरू हो जाता है, ठीक है बच्चे। कंबोडिया में जब आक्रमण करने लगता है अमेरिका, तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब तरह तरह का युद्ध होने लगा है, नरसंहार हत्या होने लगा। 9 अक्टूबर को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया, परंतु युद्ध चलता रहा। सिंहानुक तथा लोन की सेना क्या हो गई, संघर्ष में चलता रहा, दोनों में संघर्ष चलता रहा, ठीक है। अंत में लोन नोल कंबोडिया से भागकर अमेरिका चला गया, ठीक है। अप्रैल 1975 ईस्वी में कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हो गया। यही गृह युद्ध था बच्चे। नरोत्तम सिंहानू पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, परंतु 1978 ईस्वी में उन्होंने राजनीतिक से संन्यास ले लिया, ठीक है।
कोई दिक्कत हो रहा हो तो बताइएगा। अब आता है आपका वियतनाम में गृह युद्ध, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वियतनाम में गृह युद्ध, यहाँ तक किसी भी बच्चों को समस्या होगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा। वियतनाम में गृह युद्ध हम लोग अब अध्ययन करेंगे। तो यह टॉपिक जो है वियतनाम में गृह युद्ध, इसको हम लोग देखते हैं। अमेरिकी नीति, पहला है अमेरिकी नीति। इस बीच उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सहायता से नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने वियतनाम की एकीकरण के लिए प्रयास तेज कर दिया था। जो वियतनाम पहले एक था बच्चे, ठीक है, तो आपको बताया था ना जेनेवा समझौता में इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया, ठीक है। तो इस विभाजन को समाप्त कर फिर से वियतनाम को एक करने का प्रयास यहाँ पे क्या हो गया, करने का तेजी पकड़ लिया। अमेरिका ने दो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद का प्रभाव को रोकना चाहा, ठीक है। अब फ्रांस समाप्त हो गया वियतनाम में। अब हम लोग फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में क्या देखें, तो वियतनाम में फ्रांस देखें, फ्रांस का पूरा प्रभुत्व था। लेकिन अब हम लोग जो देख रहे हैं, अब फ्रांस समाप्त हो गया, फ्रांस को यहाँ से भगा दिया गया है। अब वियतनाम में एंट्री कर रहा है सिर्फ तो अमेरिका डिस्टर्ब कर रहा है इसको, ठीक है। 1961 से सितंबर में शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र जारी किया गया है। देखिए बीच में थोड़ा सा ये सब टाइपिंग में थोड़ा मिस हो जाता है बच्चे, तो घबराइएगा आप लोग नहीं। 1961 ईस्वी को सितंबर के महीने में शांति को खतरा नामक एक श्वेत पत्र जारी किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1961 ईस्वी को श्वेत पत्र। उत्तरी वियतनाम की हो ची मिन सरकार को इस गृह युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। जो गृह युद्ध हो रहे थे उसका जिम्मेदार किसको, तो हो ची मिन को ठहराया गया, ठीक है। 1965 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन और कम्युनिस्टों के प्रभाव कमजोर करने के लिए क्या किया, बम की वर्षा की, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग क्या है यहाँ पे, बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, देखिए नीचे में, तो बम की वर्षा की। उसके बाद अगर बात की जाए आगे तो यहाँ पे एक छूट गया है, ठीक है। 1969 में दक्षिण वियतनाम में 5 लाख अमेरिकी सैनिक भेजे गए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कब है, तो 1969 में, ठीक है। 1969 में क्या हुआ था, तो दक्षिणी वियतनाम में अमेरिकी सैनिक 5 लाख, उस समय की बात कर रहे हैं, 5 लाख सैनिक भेजे गए तथा राष्ट्रपति निक्सन ने 5 लाख अमेरिकी सैनिक भेजे गए। राष्ट्रपति निक्सन ने दक्षिणी वियतनाम की सहायता के लिए गए, ठीक है। उस समय अगर बात की जाए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे बच्चे, तो निक्सन थे। आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं, निक्सन थे। निक्सन ने क्या किया, तो दक्षिणी वियतनाम की सहायता हेतु क्या भेजा, तो 5 लाख सैनिक भेजा। उनके सैनिकों को प्रशिक्षण, वियतनाम में 5 लाख अमेरिकी सैनिक भेजे गए। उनके सैनिकों को प्रशिक्षण देने और नए अस्त्र शस्त्र देने की भी व्यवस्था की गई। इस युद्ध में खतरनाक हथियार जैसे टैंकों का प्रयास होता हुआ था। साथ ही रासायनिक हथियार, खतरनाक नापान ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बम का भी प्रयोग किया गया। अब आपको हम बताते हैं बच्चे कि यह ऑरेंज एजेंट नाम का जो एक रसायन है एक, वो क्या था। थोड़ा यहाँ पे आप नोट्स के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, नोट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो ये ऑरेंज एजेंट नामक जो रसायन है ये क्या था, देखिएगा यह एक ऐसा जहर था, याद रखिएगा ये एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी। इतना इसमें पावर था इस ऑरेंज एजेंट में कि अगर यह किसी भी पौधा पर डाल दिया जाए तो पौधा कितना भी ज़्यादा हरा भरा हो वो तुरंत सूख कर जल जाती थी, ठीक है। ऑरेंज एजेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जंगलों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टी भी था, ठीक है। ऑरेंज एजेंट था या फिर ऑरेंज पट्टी भी कह सकते हैं। उसके बाद अमेरिका इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों को जमकर यूज किया।
ठीक है। देखिए जो युद्ध हो रहा है ना, अमेरिका जो हेल्प कर रहा है दक्षिणी वियतनाम का, किसके लिए? उत्तरी वियतनाम पे आक्रमण करने के लिए। तो जो ऑरेंज एजेंट का यूज कर रहा है, यह क्या था? तो यह पत्तों पे मतलब पौधों पे यूज करने वाला एक रसायन था, एक जहर था। इस जहर का अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। मतलब खेतों को समाप्त करने के लिए, जंगलों को समाप्त करने के लिए, साथ साथ उत्तरी वियतनाम के जनसंख्या को भी समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है बच्चे। वियतनाम में जन्मजात विकलांग की समस्या उत्पन्न हो गई। किसके कारण हो गई? अगर आपसे पूछा जाए कि वियतनाम में जो बहुत सालों तक वहाँ बच्चे जन्म लेते थे, तो क्या होता था? तो कोई विकलांग होते थे, कोई अंधा होते थे, मतलब कुछ ना कुछ उसमें समस्या देखने को मिलता था। ये क्यों मिलता था बच्चे? तो इसी जहर का, ये ऑरेंज एजेंट जो जहर है, इसी जहर का प्रभाव था जो काफ़ी वर्षों तक देखने को मिला। ठीक है। 1967 ईस्वी तक अमेरिका ने इतने बम वियतनाम में बरसाए जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध भी नहीं गिराए। देखिए कितना घटिया, मतलब एक कहा जाए अमेरिका पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब आता है बच्चे माइली गांव की हत्या। यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, माइली गांव की हत्या। तो इसका हम लोग कल लेक्चर करेंगे। ठीक है। आज के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इतना है, तो समझिएगा जहाँ जहाँ पे गलतियाँ हुई है, जैसे यहाँ पे 69 होना चाहिए था, तो ये सब चीज़ हम आपको सुधार कर हम आपको नोट्स दे देंगे, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। देखिए थोड़ा सा इंडो चाइना हिंद चीन जो है, ये थोड़ा सा पेचीदा कह सकते हैं चैप्टर है, तो आप लोग थोड़ा पार्ट में इसको जाने दीजिए, तो कोई समस्या नहीं कि सर पार्ट में काफ़ी ले रहे हैं। पार्ट से टेंशन मत लीजिए बच्चे, टॉपिक समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि हम 10th पास कर गए बस इतना, मतलब नहीं, आगे चलकर भी आपको समझ में आना चाहिए। कम से कम अब किसी को भी बता तो सकें, ऐसा पढ़िए। ठीक है ना, हमारा उद्देश्य यही रहता है। हाँ, आप उन सभी बच्चों तक ये चैनल ज़रूर पहुँचाइए जो बोर्ड एग्ज़ाम से डरते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, या फिर कहीं कोचिंग क्लासेस वो नहीं कर रहे हैं, कहीं गांव में बैठे हुए हैं, या फिर किसी परिस्थिति के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए। इतना तो मुझे पता है कि आज के समय में फ़ोन सभी के पास होता है। ठीक है ना, तो उन सभी के पास फ़ोन होने का कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए, ताकि, और भरोसा कीजिए आप हमारे नोट्स को एक बार पढ़िए, हमारे नोट्स से आप पढ़िए। आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं आया फिर बोलिएगा हम ऐसे ही फाकी मारकर नोट्स नहीं बनाए बच्चे। बहुत पढ़ने के बाद, सारा बुक लाइन बाय लाइन पेंसिल से अंडरलाइन करने के बाद फिर हम आपका नोट्स ये बनाते हैं। तो भरोसा कीजिए अपने भाई पे, पढ़ाई कीजिए विश्वास से, ज़रूर आएगा। ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे अपना नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जिस बच्चे ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। यहाँ हर रोज़ डेली क्लासेस होता है, इसलिए आपको बेल आइकन अगर दबा देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।